हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन आपका बहुत पास आ गया है और आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन तो लगभग आपकी ऑलमोस्ट रेडी होगी। अब बस जरूरत है एक बूस्टर रिवीजन की, ऐसा रिवीजन जो हमें कॉन्सेप्ट तो बताए साथ ही साथ हमारे कुछ अच्छे ऐसे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है बोर्ड में आने के लिए वो भी सॉल्व हो जाएं। तो आज की इस क्लास में, लंबी क्लास में, इसे मैराथन क्लास कह सकते हैं, इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम अच्छे क्वेश्चंस मींस ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट में रहते हैं उन क्वेश्चंस को भी कराएंगे चैप्टर वाइज। साथ ही साथ ट्रिक्स भी, जहां पर लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लॉन्ग मेथड से बहुत टाइम कंज्यूमिंग होंगे और उनको आसानी से ट्रिक के साथ कैसे कर सकते हैं, तो उन ट्रिक्स पर भी बात होगी। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक प्लस कंप्लीट रिवीजन ऑफ योर टर्म फर्स्ट सिलेबस। ओके स्टूडेंट, लेट्स बिगिन विद फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। अगर हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की बात करते हैं बच्चों, काफी पोर्शन डिलीटेड पोर्शन में आपका चला गया है, तो ज्यादा कुछ इस चैप्टर में बचा नहीं है जो कि आपके सीबीएसई द्वारा सिलेबस में डिक्लेयर है। तो बचा है क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्लस एचसीएफ एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट, तो इन चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन में नीड होगी जिस कॉन्सेप्ट की, उस कॉन्सेप्ट को भी हम आपको बताकर चलेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कई जगह आपने पहले भी, क्वेश्चन है 7 into 11 into 13 into 15 plus 15 is a कैसा नंबर है? ये क्वेश्चन बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और दिस प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक। मींस प्रत्येक कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर होगा ना, उस कंपोजिट नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हम उसको प्राइम फैक्टर में रख सकते हैं। जैसे 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे? 2 into 2 into 3 15, 3 into 5। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 13 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 13 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। मैं आपसे कहूं 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मिल पाएंगे। यानी कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज द थीम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछा है कि चेक करिए कैसा नंबर है। ठीक है, आप कंप्लीट सॉल्व भी कर सकते हैं यहां से यहां तक, बाद में 15 जोड़ें, या तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसमें से 15 कॉमन ले लें। 15 कॉमन लेंगे तो 7 into 11 into 13 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहां से 15 कॉमन ले लिया और यहां पर आपका 1 रह गया। अब जो भी नंबर रहेगा यहां से सॉल्व होकर, मैं सॉल्व तो नहीं कर रहा, हमारे पास टाइम कम है, क्वेश्चंस ढेर सारे हैं, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं कम टाइम में। तो बस इतनी बात समझिए, यहां पर जो भी नंबर सॉल्व होकर आए, और आप भी मत करिएगा एग्जाम में, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर तक पहुंचना है। क्या फर्क पड़ता है कि हम इसको सॉल्व करें या ना करें? मेन चीज इस पर नोटिस करिए, यहां कोई भी नंबर आएगा, आने दीजिए, 15 तो आ गया और 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 into 5। आगे जो भी नंबर आए उसके फैक्टर हो या ना हो अलग मैटर है। 3 into 5 बिगनिंग तो हो गई, तो यानी कि प्राइम फैक्टर के रूप में स्टार्टिंग तो हो गई, और जो प्राइम फैक्टर होता है उसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन बिगनिंग ही नहीं होता। दैट मींस ये नंबर कैसा होगा? आपका कंपोजिट नंबर। तो बच्चों इस तरीके का कोई भी नंबर आए वो कंपोजिट ही होगा, ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी पिछले वाली चीज से ही थोड़ा सा कनेक्टेड है। एचसीएफ ऑफ 2 numbers is 1। 2 नंबर है जिनका एचसीएफ 1 है। The two numbers 1 are called, दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? ठीक है, ये 1 नहीं होगा यहां पर, वो 1 गलती से है। 2 numbers called, क्या कहेंगे नंबर्स को? प्राइम या को प्राइम, कंपोजिट या प्राइम? दोनों ऑप्शन सही है या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है? स्टूडेंट्स, एचसीएफ 1 प्राइम नंबर का भी होता है और एचसीएफ 1
HCF1 प्राइम नंबर का भी होता है और HCF1 को प्राइम नंबर का भी होता है। अब प्राइम और को प्राइम में क्या डिफरेंस है? प्राइम नंबर आप सब जानते हैं, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 5 के फैक्टर 1 और 5, 7 का फैक्टर 1 और 7, तो 5 और 7 का जो ग्रुप है ये ग्रुप बोला जाएगा को प्राइम नंबर, सॉरी ये ग्रुप बोला जाएगा प्राइम नंबर का ग्रुप। तो इनका HCF 1 है, ओके, यानी कि प्राइम तो आना ही आना है, ठीक है। अब इसी से हमें आइडिया लग जाएगा प्राइम और फिर क्या आएंगे को प्राइम। अब यहां पर एक बात और बता दें, को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, चाहे उनके पेयर में कोई प्राइम नंबर हो या ना हो। जैसे 7 और 8, जरा नोटिस करिए 8 प्राइम नंबर नहीं है, बट दोनों का HCF क्या आएगा? 1 आएगा, इसलिए हम इनको को प्राइम नंबर बोलेंगे। 7 और 8 आपके को प्राइम नंबर होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वो दोनों नंबर या तो प्राइम होंगे या दोनों नंबर को प्राइम होंगे, तभी HCF 1 हो सकता है। क्वेश्चन है अगला, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये स्टूडेंट 2018 सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, ठीक है। सीबीएसई 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन था, इसलिए यहां पर रखा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का HCF बताना है, तो थोड़ा सा जानकारी नंबर सिस्टम की होनी चाहिए, उसके बाद बड़ा इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4 और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो 4 और 2 का अगर हम HCF देखेंगे तो 4 और 2 का HCF क्या होगा? 2 एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर देगा और 2 को भी डिवाइड कर देगा इन हाईएस्ट, दैट्स व्हाई द आंसर इज 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का जो HCF होगा वो होगा 2। आइए स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन इस समय बोर्ड पर है, आप सभी जानते हैं LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM यहां पर आपका क्या दिया हुआ है? LCM निकालना है, ओके, LCM निकालना है। HCF 9 फर्स्ट नंबर, 306 सेकेंड नंबर, 657। हम अगर LCM की तरफ जाएंगे तो 306 में डिवाइड करेंगे 306 इंटू 657 में डिवाइड करेंगे 9 का। इसको सॉल्व करके जो भी आपका नंबर आएगा वो आपका क्या बोला जाएगा? LCM। बेसिकली आप इस प्रॉपर्टी को याद रखना, LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM HCF निकालना स्टूडेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और फ्रैक्शन में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कोई आपसे पूछे 3/4 और मैंने कह दिया आपसे एक नंबर और लिया मैंने 5/6, इन दोनों का LCM निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर फ्रैक्शंस का भी LCM की कभी जरूरत पड़े तो ध्यान रखना, LCM ऑफ न्यूमरेटर ऊपर होगा और HCF ऑफ डिनोमिनेटर नीचे रहेगा। तो 5 और 3 का LCM 15 होगा और 4 और 6 का HCF आपका 2 होगा, ठीक है। तो आपकी क्या बनकर तैयार हुई है? एक नई फ्रैक्शन 15/2। 15/2 एक ऐसी फ्रैक्शन होगी बच्चों जिसमें 3/4 का भी डिवाइड हो जाएगा और 5/6 का भी, क्योंकि LCM एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर होता है जिसमें दिए गए दोनों नंबर्स का डिवाइड होता है। मैं इस चीज को दिखा देता हूं। 15/2 में अगर हम 3/4 का डिवाइड करेंगे 15/2 और 4/3, इजीली आप देखेंगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आंसर देखिए क्या आ रहा है? 10। अगर मैं 15/2 में डिवाइड करता हूं 5/6 का, तब भी आपका इजीली डिवाइड हो जाएगा। 15/2 इंटू 6/5, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने पर रेसिप्रोकल होगा बाद वाली फ्रैक्शन का, तो आपका ये 3 आएगा और यहां भी 3 आएगा। देखिए 9 आ गया। तो अगर फ्रैक्शंस में कोई नंबर दिए हैं और अगर LCM पूछा है तो आप इस तरीके से LCM निकालेंगे।
3/4, 5/6 और ज्यादा भी हो सकते हैं, एक तीसरा भी फ्रैक्शन हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सभी न्यूमरेटर्स, जो भी न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम ऊपर कर दो, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ नीचे कर दीजिए, आपका आंसर आएगा वो आपका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस होगा। एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ को ऊपर कर देना, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इस दोनों तरीके से आप अगर जरूरत पड़ती है तो आप फ्रैक्शंस के भी एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन, 2.13, 113, 333, 4 times 13, आप देखेंगे नंबर आपका कैसा है, एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल क्यों? बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आता है तो हम उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान रखना, नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके की होती है। पहला होगा आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और तीसरा आपका ये इस तरीके का नंबर होगा जिसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये दोनों कैटेगरी के जो नंबर होंगे स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट, ये दोनों रेशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो नंबर हमारा इर्रेशनल होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। आइए स्टूडेंट्स, find the largest number which divides 245 and 1029 leaving remainder 5 in each case। एक ऐसा नंबर हमें पता करना है, एक ऐसा नंबर हमें बताना है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए। यानी कि जब भी लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है जो इनको डिवाइड कर दे, आप समझ जाएगा कि क्वेश्चन किससे कनेक्टेड है, एचसीएफ से। और जब भी बात एचसीएफ की हो तो जो भी रिमाइंडर हो उसको माइनस कर लीजिएगा आप दोनों नंबर से। नंबर क्या बचेगा 240 और यहां नंबर बचेगा 1025। ओके, अब जो नंबर आए हैं 240 और 1025, आप इन दोनों नंबर्स का निकाल लेंगे क्या, एचसीएफ, और जो एचसीएफ निकाल कर आंसर आएगा उस आंसर को आप वहां पे देखेंगे, वो आपका आंसर फाइनल होगा और आंसर आपका 15 होगा। इसमें आप देख सकते हैं। अब ये माइनस क्यों करते हैं? देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा नंबर बताइए जिससे 14 को, और मैं एक नंबर लेता हूं, मैंने कहा 20, एक ऐसा नंबर बताइए जिससे 14 को और 20 को डिवाइड करने पर प्रत्येक केस में रिमाइंडर 2 आए। अब रिमाइंडर 2 आए दोनों केस में, तो आप क्या सोचेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो इससे 2 कम कर लो 12 को डिवाइड कर दे, इससे 2 कम कर लो 18 को डिवाइड कर दे। एक ऐसा नंबर जो 12 को डिवाइड कर दे और 18 को डिवाइड कर दे, वो आपका नंबर क्या होगा, 6, बड़े से बड़ा, हाईएस्ट। अब आप सोचेंगे कि नंबर तो 3 भी होता है, बट 3 एचसीएफ में काउंट नहीं होगा। 12 और 18 का एचसीएफ बचो 6 होगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 12 और 18 का कॉमन फैक्टर 3 भी है, बट दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होगा, इसलिए एचसीएफ यहां पर 6 होगा। 6 से 14 को डिवाइड करेंगे तब भी 2 रिमाइंडर आएगा, 20 को डिवाइड करेंगे तो भी 18 रिमाइंडर आएगा, सॉरी 2 रिमाइंडर आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 6। तो ये छोटे नंबर से हमने एक एग्जांपल लेकर देखा, आप इसी चीज को वहां पर अप्लाई कर देंगे तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, यहां पर एक बात और बताना जरूरी है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि एलसीएम के केस में ऐसी सिचुएशन बनती है कि एलसीएम का क्वेश्चन है और एलसीएम के केस में अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पर जरूरत पड़ रही है कि 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो उस केस में जैसे मैं कहूं कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसको 18 और 24 से डिवाइड करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 एंड 24 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, इस तरीके की लैंग्वेज के साथ, मतलब एलसीएम निकालना है। तो फिर पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम 5 प्लस कर देंगे, ये चीज समझ लीजिएगा।
एचसीएफ के केस में पहले नंबर से 5 माइनस होगा, जो भी नंबर्स बचेंगे उन नंबर्स का हम निकालेंगे एचसीएफ, यानी यहां पर पहले माइनस होगा फिर एचसीएफ निकालेंगे। और अगर एलसीएम के केस का क्वेश्चन हुआ तो फिर क्या करने वाले हैं हम, पहले एलसीएम निकाल लेंगे बिना किसी को माइनस या प्लस किए, जब एलसीएम आ जाएगा बाद में उसमें हम 5 प्लस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी स्पीड तो रहेगी बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं इसलिए लग रहा है कि थोड़ा जल्दी कवर हो जाए और वीडियो की लेंथ भी थोड़ी शॉर्ट रहे। n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को तो डायरेक्ट लर्न होता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को नहीं याद है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जांपल हिट करके ट्राई करिए। जैसे फॉर एग्जांपल n की जगह नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो मैंने ऐसे ट्राई किया, चलिए मैं 4 ट्राई करके देखता हूं। तो 4 का स्क्वायर -1 ये आएगा आपका 16 -1 15 तो 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इवन नंबर ट्राई, इवन नहीं हो रहा, इवन ट्राई करके देखा, फिर और ट्राई करके देखता हूं, मैं 3 ट्राई करके देख रहा हूं तो 9 - 1 8 से डिविजिबल है। और ट्राई करके देख लीजिए 25 - 1 24 भी 8 से डिविजिबल है। 7 भी ट्राई करके देखिए 49 - 1 48 ये भी 8 से डिविजिबल है, यानी कि सही आंसर आपका क्या होगा, ऑड नंबर्स। n के प्लेस पर अगर हम ऑड नंबर लगाएंगे तो n² - 1 करने पर वो नंबर हमारा हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। Every odd number is in the form of odd number। बेसिक डेफिनेशन में चले जाइए, ऑड नंबर का मीन्स क्या बताया गया है बेसिक डेफिनेशन में, जो नंबर 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर छोड़ता है तो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। ए नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, तो 2 से कैन नॉट बी डिविजिबल, यही तो कंडीशन बनती है। ये 2m + 1 की फॉर्म का मतलब है कि 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर लेफ्ट आर कर रहा है, दैट मींस 2m + 1 इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ऑड नंबर। और यहां पर एक बात और बता दूं, अगर इवन नंबर की बात करते तो आंसर क्या होता 2m, और m पर मत जाइएगा, इट मे बी 2q, इट मे बी 2n, व्हाटएवर। मींस क्या है, कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होना, पीछे कुछ भी ना होना, मींस रिमाइंडर 0 होना, 2 का मल्टीपल होना। जब 2 का मल्टीपल होगा तो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। और यहां +1 क्यों आ रहा है कि 2 का मल्टीपल नहीं है, एक्स्ट्रा 1 रिमाइंडर छोड़ेगा तो ऑड हो जाएगा, और कंप्लीटली अगर 2 से मल्टीपल होगा तो वो 2m 2m इस तरीके से फॉर्म में होगा। देखिए स्टूडेंट्स, 65 and 117 is expressible in the form of 65m - 117, then find the value of m। ये भी कुछ नहीं है यहां पर, बस इतना ही है। यानी 65 और 117 का जो एचसीएफ आएगा वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। एक्चुअली पहले हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते थे, बट अब फिलहाल हम डायरेक्ट करेंगे। पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट बता देता हूं, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 13 होगा। 13 से दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, 13 इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, इन दोनों का जो एचसीएफ है ना वो किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, 65m माइनस का 117 इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। कौन, एचसीएफ। मींस यहां पर क्या रखेंगे 13, 117 इधर ले आएंगे और सामने 65m रहेंगे, जोड़ने पर आपका कितना बनेगा 130, डिवाइड करेंगे 65 का m और सॉल्व करने पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो सही आंसर क्या होगा आपका 2। तो देख लीजिए 2 नंबर का एचसीएफ इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल था तो हमने उसको सपोर्ट किया, एचसीएफ निकाला पहले। एचसीएफ आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं और कुछ बच्चों को डायरेक्टली भी एकदम पता हो सकता है कि टेबल अच्छे से लर्न है आपको तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 13 एक ऐसा नंबर है जो लार्जेस्ट है और दोनों को डिवाइड करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो अल्फाबेट में उन्होंने पूछ लिया, a इक्वल दिया है x³ और b इक्वल दिया है x/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का एचसीएफ चाहिए। आप जानते हैं एचसीएफ का मीन्स है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नोटिस करिए x यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो कॉमन में क्या आएगा x। यहां पर बाई स्क्वायर है, यहां पर बाई क्यू है, कॉमन में क्या आएगा बाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर इसका क्या होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। मान लीजिए अभी एलसीएम इस क्वेश्चन में पूछा होता, तो एलसीएम के लिए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हम मैक्सिमम पावर को लेते हैं। मैक्सिमम पावर कैसे, जैसे यहां पर एक्स 3 टाइम्स, यहां पर 1 टाइम्स, तो यहां 3 टाइम्स आएगा, यहां पर बाई 2 टाइम्स, यहां बाई 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स आएगा। तो अगर कोई एलसीएम पूछता तो आंसर होता है एक्स क्यू बाई क्यू। एचसीएफ पूछा है इसलिए आंसर क्या होगा यहां पर एक्स वाई स्क्वायर। तो इस तरीके के अल्फाबेट में भी आपको देखना है, ब्रैकेट में ए कॉमा बी लिखा है, इसका मतलब एक्स क्यू बाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यू का आपको एचसीएफ निकालना है। The fraction will be terminated after, देखिए 1 4 5 8 7 1 2 5 0। स्टूडेंट मैं एक बात यहां पर बहुत जोर देके कहूंगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देख लेना कि P अपॉन Q सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर P अपॉन Q सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अगर ये नंबर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इन सच कंडीशन सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस नंबर को इन सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। फिलहाल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मुझे पता है किसी से कैंसिल नहीं होना। अब हम 1250 के प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर 1250 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कि 5 आएगा आपका 4 टाइम्स और आपका 2 आएगा 1 टाइम्स, 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 5 रेज़ टू पावर 4, और 14587 जो भी नंबर है वो रहेगा। अब सबसे पहले सवाल तो ये कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, यस इट विल बी टर्मिनेटिंग। क्या देखते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि मींस q के प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर m एंड 5 रेज़ टू पावर n। मींस 5 और 2 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर यहां पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए q के प्राइम फैक्टराइजेशन में। q के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर और कोई नंबर अवेलेबल होगा तो वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे 24 अपॉन एक नंबर बोल दिया, सपोज दैट यहां पर 15 अपॉन 24 और पूछा है कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट ने जल्दी से फैक्टर किया, दिमाग में वही रहता है, 24 के फैक्टर किए 12 6 3 1 15 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 1 और टिक लगा दिया नॉन टर्मिनेटिंग पर। क्यों टिक लगा दिया नॉन टर्मिनेटिंग पर, क्योंकि दिमाग में क्या स्टक कर गया कि 3 आ गया। स्टूडेंट फिर मैं रिपीट कर दूं कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर लाना होगा, उसके बाद ही आंसर को डिक्लेयर करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां क्या गलती की, गलती ये की कि हमें पहले इसको सॉल्व करके नंबर क्या बनाना चाहिए था 5/8। कोई बात नहीं, अब यहां भी कर सकते हैं। तो एक्चुअल नंबर क्या आ गया 5/2 का क्यूब। अब आप जवाब दीजिए, अब आप कहेंगे ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ही टर्मिनेट करेगा। स्टूडेंट मैक्सिमम पावर देखनी है, ध्यान रखना मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो 4, 2 और 5 में से किसी एक की, 2 और 5 में से जिसकी मैक्सिमम पावर है, अगर इक्वल है तो फिर वही आंसर। अगर मैक्सिमम पावर है जैसे 4, तो ये आपका 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद एंड करेगा। तो 2 और 5 की पावर में जिसकी पावर मैक्सिमम होगी उतनी ही डेसिमल डिजिट के बाद वो नंबर हमारा एंड करेगा, अगर हम इसको डेसिमल में बनाना चाहें तो। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना सिंपलेस्ट फॉर्म में कंप्लीट करने के बाद ही आप आंसर को डिक्लेयर करेंगे। अगर पहले आपने ऐसा किया तो आपका रिजल्ट गलत भी आ सकता है। क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200, एचसीएफ कैन नॉट बी। समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो कई बार कह सकते हैं कि लाइन से हटकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 2 नंबर का एलसीएम 1200 है, इनमें से एचसीएफ क्या नहीं हो सकता। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एचसीएफ ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। एलसीएम का हमेशा एचसीएफ एक फैक्टर होता है। कभी भी 2 नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, उनमें जो एचसीएफ का रिजल्ट आएगा और एलसीएम का जो रिजल्ट आएगा, तो एचसीएफ से एलसीएम हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होगा।
यहां 2 नंबर का एलसीएम 1200 है, 400 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 300 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 600 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड से मींस डिविजिबल कंप्लीटली। लेकिन जब हम इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 500 एक ऐसा ऑप्शन है जो इस केस में एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो ये बात याद रखना, एचसीएफ वही नंबर होगा जो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, 2 स्क्वायर रूट 45 3 स्क्वायर रूट 20 अपॉन 2 रूट 5 इज एन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑड नंबर, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट मैं यहां पर भी कहूंगा कि जल्दबाजी में ये मत देखिएगा कि यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है और आपने इरेशनल पर टिक कर दिया। रुकिए, ठहरिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है इस तरीके के क्वेश्चन में। सबसे पहले ऐसे पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आता है तो पहले सिंपलीफाई की अगर कहीं भी पॉसिबिलिटी है तो आप करेंगे, सिंपलीफाई नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। देखिए 245 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर हम 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 यहां पर आएगा और नीचे तो 2 रूट 5 है। ये 3 कॉमन यानी कि पेयर बन के बाहर आएगा तो 6 रूट 5 हो जाएगा। यहां पे 2 का पेयर आएगा तो ये भी आपके 6 रूट 5 हो जाएंगे, नीचे 2 रूट 5। आप नोटिस करिए ऊपर 12 रूट 5 हो गया, नीचे 2 रूट 5 है। रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, नंबर क्या बचा 6, और 6 कैसा नंबर है रेशनल। यानी कि जो भी आपको सर्च के नंबर यहां पर दिख रहे थे वो थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के बाद एक नंबर बचा 6, 6 आपका कैसा नंबर है रेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सिंपलीफिकेशन की अगर पॉसिबिलिटी है तो सिंपलीफिकेशन के बाद ही हम जवाब देंगे। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? कॉमन सी बात है, एग्जैक्टली 2। ध्यान रखिएगा, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 2। प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स की काउंटिंग होती है वो एग्जैक्टली 2 होते हैं। अभी तो एक स्टेटमेंट यहां पर बनता है, दोनों चीजें मैं यहां पर क्लियर कर दूं। अगर कंपोजिट नंबर की कोई पूछे कि कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं तो जवाब देंगे आप मोर देन 2। और अगर प्राइम नंबर के कोई पूछे कि प्राइम नंबर के कितने होंगे तो प्राइम नंबर के होंगे आपके एग्जैक्टली 2 फैक्टर। ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के और कंपोजिट नंबर के होंगे आपके मोर देन 2। क्लियर हुई इतनी बात? स्टूडेंट्स, 1 नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर, नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 न प्राइम होता है न कंपोजिट होता है। रीजन, 1 न प्राइम होता है न कंपोजिट, क्योंकि 1 जो है ना वो न कंपोजिट की शर्त को पूरा कर पाता है और न प्राइम की शर्त को पूरा कर पाता है। 1 को न हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं और न 1 को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसलिए आपका 1 कैसा नंबर होता है, वो ऑड नंबर है बट कंपोजिट या प्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहां पर आंसर होगा 2। ठीक है, P and Q are co-prime number, then P square Q square R। फिर वही बात, इस तरीके की क्वेश्चन की कई बार लर्न नहीं होते हैं। लर्न है वो तो तुरंत जवाब दे देंगे, और मान लीजिए अगर लर्न हो तो आप कोई एग्जांपल लेके देख लीजिएगा। जैसे 3 and 4 आपको पता है को-प्राइम है। कैसे पता चला ये को-प्राइम है? क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है। ये 1 के अलावा किसी और से सॉल्व नहीं होंगे दोनों कंप्लीटली। अगर इस तरीके से लिखा है कोई फ्रैक्शन, मैं आपसे कहूं इसे सिंपलीफाई कर दो तो आप कहेंगे सर कंप्लीट है, इसके आगे और सिंपलीफाई नहीं हो सकता। 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मतलब अब कॉमनली किसी से डिवाइड नहीं होने वाला। तो दैट्स व्हाई द पेयर इज कॉल्ड को-प्राइम नंबर। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि अगर हम इनका स्क्वायर कर दें, देखिए 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 का भी स्क्वायर कर दिया,
अगर हम इनका स्क्वायर कर दें तो जो रिजल्टिंग नंबर होंगे वो कैसे होंगे, आप नोटिस करिए 3/5 स्क्वायर करने पर आया 9/16। पहले भी सॉल्व नहीं हो रहे थे और अब भी ये किसी से सॉल्व नहीं हो रहे 1 को छोड़कर। तो अब भी ये किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अब भी एचसीएफ इनका 1 है, अब भी एचसीएफ 1 है, तो अब भी नंबर कैसे रहेंगे, ये को प्राइम रहेंगे। पहले भी को प्राइम थे और आपके को प्राइम यहां पर भी आ गए। तो मैंने कुछ कलेक्शन आपके क्वेश्चंस का लिया, आपने देखा कि मैंने हर टाइप का एक एक दो कोश्चन रखने की कोशिश की रियल नंबर प्रॉब्लम से। मे बी डिजिट थोड़ा आगे पीछे मैथमेटिक्स में हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट आपका जो कॉन्सेप्ट है या जो तरीका है, पैटर्न है, इससे अलग क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके आसपास ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिजिट में भी डिफर, अगर मैं कहता हूं कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल नंबर पर क्वेश्चन आएगा, देन आएगा 100% आएगा। अब डिजिट में भी डिफर, मैंने कुछ और डिजिट ली, वहां डिजिट कुछ और हो सकती है, लेकिन आपको एक कह सकते हैं एक लाइन मिल रही है कि किस लाइन पर हमें तैयारी करनी है। आगे मूव करते हैं पॉलिनोमियल की तरफ। पॉलिनोमियल की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल? सबसे पहला सवाल तो यही है। अब सबसे पहला सवाल ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दिमाग में आनी चाहिए, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो आपको मैं बता दूं, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी ए पॉलिनोमियल। एक छोटी सी शर्त है, बस क्या शर्त है कि उसके जो भी वेरिएबल्स होंगे, उनकी जो एक्सपोनेंट्स होंगी, पावर्स होंगी, मस्ट बी ए होल नंबर। होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल की पावर की। एक्स भी पॉलिनोमियल है, एक्स भी पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ये भी पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7 ये भी पॉलिनोमियल है। तो आप ये देखिए स्टूडेंट, ये सभी आपके पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनकी वेरिएबल की पावर है वो कैसी है, होल नंबर। जरूर नहीं एक सिंगल वेरिएबल हो, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई जेड, ये भी पॉलिनोमियल है। भी बस एक शर्त पूरी हो रही है कि इसके वेरिएबल की पावर कितनी है, यहां पर देखिए आपकी होल पावर से, ठीक है। अब यहां पर आइए क्वेश्चन पर, देखिए एक्स की पावर यहां पर कितनी हो गई, 1/2। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। यहां भी वही प्रॉब्लम है और यहां तो दोनों प्रॉब्लम है। एक्स की पावर 1/2 और इस एक्स को अगर सही करेंगे तो -1 पावर आएगी, ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और स्टूडेंट ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, रीजन है डिनोमिनेटर में पावर होने की वजह से ये आपका ये भी पॉलिनोमियल का सेटअप नहीं बनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ दिस। डिग्री की भी बात यहां पर कर ले हम, मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। जैसे इसकी डिग्री यहां पर 1 होगी, इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी डिग्री भी 2 होगी, इसकी डिग्री 3 होगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसकी डिग्री 4 होगी। कैसे, y की पावर 2 और x की पावर 1 जुड़कर क्या बनाएंगे, 3 और 1 4, 1 3, सबसे बड़ी पावर क्या आ गई, 4। तो डिग्री आपकी क्या बोली जाएगी, 4। अगर मिक्सिंग ऑफ वेरिएबल है तो फिर आप वहां पर कंबाइंडली उनके एक्सपोनेंट को जोड़कर आंसर देंगे, क्या मिक्स करके आंसर देंगे कि आपका ये आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पॉलिनोमियल के बारे में अगर कुछ पूछते हैं, डिग्री पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये सारी बातें आप अच्छे से देख सकते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिगनिंग में ही पूछ लें कि इनमें से बताइए कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पॉलिनोमियल आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन रेशियो 7:6। देखिए स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल दिया है 3x स्क्वायर माइनस का kx प्लस 14, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो किस रेशियो में है, 7:6 रेशियो में है। तो आपको पता होना चाहिए 7:6 का मतलब हो गया अल्फा रेशियो बीटा इक्वल 7:6। क्लियर है? ठीक, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल आएगा 7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो अल्फा इक्वल यहां से हो जाएगा 7 बीटा अपॉन 6। ठीक है, मैं अब यहां से दो प्रॉपर्टी जो आप जानते हैं उनका यूज करिए। पहली प्रॉपर्टी अल्फा प्लस बीटा, दूसरी प्रॉपर्टी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा c अपॉन a होता है, अल्फा बीटा यहां पर आएगा 14/3। अल्फा के प्लेस पर लगाएंगे 7 बीटा अपॉन 6 और बीटा पहले से रखिए 14/3। बीटा स्क्वायर रहेगा 14 × 6 और नीचे आपका आएगा 7 × 3।
देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, तो बीटा स्क्वायर इक्वल 4, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। क्लियर है। बीटा की इस वैल्यू को हम यहां पर इस्तेमाल अगर करेंगे तो एक अल्फा की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। जैसे फिलहाल मैं +2 की तरफ ले चलता हूं, तो 7 × 2/6 सॉल्व करेंगे तो अल्फा आ गया आपका 7/3, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा भी अवेलेबल है और बीटा भी अवेलेबल है। फिलहाल मैं +2 लेकर चल रहा हूं, अगर +2 से आंसर सेटअप नहीं होगा तो फिर हम -2 भी इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया हुआ है आपका -b/a, तो यहां से अल्फा की वैल्यू 7/3 और बीटा की वैल्यू आएगी आपकी 2 और -k/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे 3, 7 + 6 इक्वल k/3, 3 से 3 सॉल्व होगा और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका सही होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल k-1x² + kx + 1 इज -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन था तो मैंने कंप्लीट किया है। मींस इसका एक 0 -3 है, k की वैल्यू बतानी है, तो सिंपल है ये। तो आपको बस x के प्लेस पर -3 रिप्लेस करना है, बिकॉज -3 इज ए 0 + 1 इक्वल 0। 0 इसलिए क्योंकि 0 जब दिया होता है तो रिजल्ट फिर पॉलिनोमियल का 0 ही आएगा। 9 हो जाएगा, 9k -9 और ये -3k +1 इक्वल 0। ये आपका यहां से 6k बचेगा और +8 हो जाएगा उधर जाके, k इक्वल आएगा 8/6 और आपका आंसर आ जाएगा 4/3। तो 4/3 इसका करेक्ट आंसर होगा और नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अलग नहीं था। Find the polynomial, the polynomial having zeros -2 and -5 +5. How many such polynomials are possible? ऐसे कितने polynomial possible होंगे? जनरली स्टूडेंट के दिमाग में चलता है x² - sum of zeros x plus product of zeros, ठीक है। x² sum of zeros में -2 + 5 होगा x और -2 × 5 होगा यहां पर, यानी कि x² -3x और -10 आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि ओनली 1 पॉलिनोमियल पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, बिकॉज इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड होता है k, और जैसे जैसे k की वैल्यू बदलती जाएगी पॉलिनोमियल पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि k की वैल्यू में तो 2 रहेगी, इन सच कंडीशन x² - 3x - 10, ये आपका बनेगा x² -6x -20। ये एक नई पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज भी -2 और 5 ही होंगे, इसके जीरोज भी -2 और 5 होंगे, यानी कि अकेली यही एक पॉलिनोमियल नहीं है जिसके जीरोज -2 और 5 होंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी पॉसिबल हुज जीरोज आर -2 and 5, दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी मोर देन 3। अनकाउंटेबल पॉलिनोमियल कैन बी पॉसिबल बिकॉज कांस्टेंट की वैल्यू बदलती जाएगी, एक नई पॉलिनोमियल बनती चली जाएगी और उनके जीरोज भी वही होंगे जो पॉलिनोमियल के थे, इसलिए ढेर सारी पॉलिनोमियल पॉसिबल है। देखिए अगला क्वेश्चन, the zeros of the polynomial cannot be both negative, cannot be both positive, always equal, always unequal। देखिए समझिए, पहले तो आपको मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं इस टाइप में। ax² + bx + c अगर आता है आपके सामने और आपसे पूछा जाता है कि इसके जीरोज को डिसाइड करिए, अगर स्टूडेंट कभी ऐसा हो कि a b और c तीनों ही जीरो से बड़े हो, मतलब पूरा पॉजिटिव हो, पूरा अगर पॉजिटिव होगा तो जीरोज हमेशा आपके नेगेटिव होंगे, ठीक है। अगर तीनों ही पॉजिटिव होंगे तो आपका जीरो नेगेटिव होंगे। इसके अलावा अगर तीनों नेगेटिव है, तीनों ही नेगेटिव है मतलब तीनों ही की वैल्यू जीरो से छोटी है, तब भी जीरोज आपके दोनों नेगेटिव होंगे, ये चीज समझ लीजिएगा। अब यहां पर की कंडीशन, यहां की कंडीशन देखिए, k 2 जगह अटैच है, यानी पॉलिनोमियल है आपका x² + kx + k। k की वैल्यू लगानी है, k के ऑप्शन क्या है, या तो k की वैल्यू नेगेटिव होगी या k की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस चीज को समझिएगा।
या तो k की वैल्यू नेगेटिव होगी या k की वैल्यू पॉजिटिव होगी। k की वैल्यू अगर पहले नेगेटिव लेते हैं तो यहां पर माइनस का kx आएगा और माइनस का k आएगा, यानी a की वैल्यू 1, ये तो 0 से बड़ा है, लेकिन c की वैल्यू 0 से छोटी हो गई। देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन हो गए। अपोजिट साइन है, इसका मतलब है जीरोज के भी अपोजिट साइन होंगे, एक प्लस का होगा या माइनस का होगा पता नहीं, बट जो भी होंगे आपके a ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0। वैल्यूज क्या होगी पता नहीं, k की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अब अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं मींस के एक्स स्क्वायर यहां भी प्लस का होता है और यहां भी प्लस का होता है, तो जरा ध्यान दीजिए यहां के जीरोज का रिजल्ट क्या आया, जीरोज या तो प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अगर दोनों जगह वैल्यू प्लस की हो जाती है तो ए तो 0 से बड़ा है ही है डेफिनेटली पहले से ही, अब बी भी 0 से बड़ा हो गया, सी भी 0 से बड़ा हो गया, तो दोनों कैसे होंगे नेगेटिव, यानी कि जीरो के की वैल्यू में कोई भी लगा लूं या तो दोनों जीरो नेगेटिव होंगे या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। अच्छे समझिएगा कि के की चाहे कोई भी वैल्यू में रख के यहां पर देख लेता हूं, आप देखेंगे के की वैल्यू के जो रिजल्ट आएंगे एक्स के या तो एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा या दोनों नेगेटिव होंगे, यानी सही आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, इसके रिजल्ट दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। अब बात आती है ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज इक्वल केवल एक केस में इक्वल हो सकता है, वो भी तब जब हम के की वैल्यू 4 इस्तेमाल करें, बाकी कहीं भी इक्वल नहीं होगा। और ऑलवेज इक्वल कभी चेक करना हो तो b² - 4ac को ट्राई करना, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा जो भी मैंने बताई है, ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द जीरोज ऑफ ax² bx + c आर इक्वल। अभी बात होके चुकी है, उसी बात पर देखिए रहेगा, दोनों जीरोज इक्वल है, मतलब ax² + bx + c के जीरोज इक्वल है। अब जीरोज इक्वल कब हो सकते हैं, जीरोज तभी इक्वल हो सकते हैं जब b² - 4ac की वैल्यू 0 हो। तो b² - 4ac ये 0 कब हो सकता है उस चीज को समझिए। इसको 0 होने के लिए जरूरी है कि इसका रिजल्ट ये यहां की वैल्यू से कैंसिल हो जाए, यानी कि मस्ट है कि बीच में माइनस होना चाहिए, ये बीच में कभी प्लस न हो जाए। अब माइनस तो इनबिल्ड होता है, फॉर्मूले में ही होता है, इस चीज को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फॉर्मूले में ही माइनस होता है b² - 4ac। इसको प्लस कौन बना सकता है, प्लस ये तभी बन सकता है अगर a प्लस का हो गया और c माइनस का हो गया। सपोज दैट a प्लस का है और c माइनस का है, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। a नेगेटिव हुआ और c पॉजिटिव हुआ तब भी a प्लस हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लस हो गया तो ये कभी 0 नहीं हो पाएगा। अगर b² + 4ac हो गया तो क्या कभी ये 0 हो पाएगा, नेवर, कभी 0 नहीं हो पाएगा। 0 लाने के लिए बीच में माइनस होना जरूरी है। माइनस कब हो सकता है, जब या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं, आंसर डिसाइड करेंगे। जीरो इक्वल है, C एंड A हैव अपोजिट साइन, ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर अपोजिट साइन हुए तो 0 नहीं हो पाएगा। B एंड C हैव अपोजिट साइन, B और C के सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क पड़ेगा A और C से। A एंड C दे हैव सेम साइन, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर उनके सेम साइन होंगे तो तभी ये 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं हो सकता। B के सिंबल का कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि B का क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको 0 लाने में जो मेजर रोल है वो किसका रोल है, A और C का। वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एज, इसका एक जीरो पता करना क्या है। आप इसे कई तरीके से सुलझा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो हिट करके भी देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 0 से रिजल्ट ले आएगी। तो इसको हिट करके देखना एक आपका ट्रिकी मेथड हो सकता है कि हम जल्दी से कर लें, अदरवाइज हम फिर इसमें एक काम करेंगे कि 2x² + 7/2x + 3/4 में अगर हम 4 एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपका 8x² प्लस का 14x और प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 को अलग ही रखिएगा। यहां से आप करेंगे क्या, फैक्टर, फिर आप 0 भी भेज सकते हो 0 निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 24 के ऐसे फैक्टर अरेंज करिए जो प्लस करने पर 14 आ जाए, तो 8x² रहेगा, 14 के फैक्टर हो जाएंगे 12 + 2 + x और 3 = 0। सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो नॉर्मल है, बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक पॉलिनोमियल इज जीरो, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज। समझिए इसको, एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल हमें दिया है नॉर्मल पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहां पर q होगा स्टूडेंट, वो स्क्वायर गलती से है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका एक जीरो जो है वो जीरो है, मींस सपोज दैट अल्फा जीरो है। वो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू मांग रहे हैं कि बाकी दो का प्रोडक्ट क्या होगा, बीटा गामा का प्रोडक्ट। अब कोई भी एक जीरो जीरो ले लीजिए और बाकी के दो का प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है। अब हमें ये देखना होगा कि हमें कौन सी सुटेबल प्रॉपर्टी रहेगी जो हमें दो जीरोज का प्रोडक्ट दे दे। अगर हम अल्फा बीटा गामा इस्तेमाल करते हैं तो अल्फा के जीरो लगाते ही ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। फिर दिमाग में आएगा कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका रूल होता है C/A। ठीक है, अल्फा जीरो होने की वजह से ये जीरो, अल्फा जीरो होने की वजह से ये जीरो, क्या बचा यहां पर बीटा गामा और सामने क्या आ गया C/A। तो बीटा गामा इक्वल क्या हो जाएगा C/A, यानी बाकी दोनों का जीरोज का आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा C/A। ध्यान रखना स्टूडेंट, यहां पर तीन प्रॉपर्टी बनती है। पहला सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो वही B/A माइनस का, फिर ये बनती है सम ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, C/A, और अल्फा बीटा गामा ये बनता है आपका माइनस का D/A। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है याद रखने की। आप यहां से स्टार्ट करते हैं माइनस प्लस माइनस, इस क्रम में चलते हैं, सम लेते हैं तो B/A माइनस का, फिर अगला सेकंड लेते हैं तो C/A प्लस का, फिर और आगे चलते हैं तो D/A माइनस का, माइनस प्लस माइनस, इसी क्रम में आप फॉलो करते हुए आप ये बना सकते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का भी पूछ सकते हैं, ठीक है, लीनियर का भी पूछ सकते हैं कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो दे सकते हैं। 3, एटलीस्ट 3, एटमोस्ट 3, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा एटमोस्ट 3। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा जीरोज का मीन समझिए पहले। जीरोज x-1 इक्वल एक पॉलिनोमियल है, x-1 एक पॉलिनोमियल है। जीरोज का मीन्स ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है जिसको जीरो बना सकती हैं, हम जीरो से कंपेयर करेंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x² माइनस 4 है, जीरो से कंपेयर करेंगे, x² इक्वल 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएंगी +-2। 2 रखने से भी जीरो हो जाएगा, -2 रखने से भी जीरो हो जाएगा। तो कई बार एक दिमाग में बात ये सेट हो जाती है कि जितनी डिग्री हो उतने जीरो होते हैं, उतने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं, कम ज्यादा क्यों होते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आप इसमें देखिए, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि x-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, या आप कह सकते हैं x-3 दो बार आ जाएगा। यानी है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन x की वैल्यू 3 और 3 आएगी, यानी इक्वल रूट्स आ गए, इक्वल जीरोज आ गए, यानी 3 रखने से ही जीरो होगा ये। तो अब इनकी काउंटिंग 2 नहीं होगी, काउंटिंग 1 ही होगी। यानी कितने x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है इसको जीरो बना सकती है, ओनली 1 वैल्यू पॉसिबल है, 3 से ये जीरो होगा, अदरवाइज किसी और के नंबर रखने से जीरो नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या मीन्स हुआ इसका कि क्वाड्रेटिक बना है लेकिन जीरो एक आया है, दोनों एक जैसे जीरो आए इसलिए ऐसा हो गया। ऐसे क्यूबिक में एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आए कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, कई बार आता है 1 जीरो इज द नेगेटिव ऑफ अदर, तो 1 जीरो इज द नेगेटिव ऑफ अदर, नेगेटिव ऑफ अदर, तो उस कंडीशन में हम अल्फा इक्वल माइनस बीटा कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाता है 0। यहां पर अलग कंडीशन है 1 जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो यहां पर आपका बनेगा अल्फा इक्वल 1/बीटा। तो ये अल्फा बीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1, प्रॉपर्टी अल्फा बीटा की माइनस का B/A इक्वल 1 माइनस -3/2, सॉरी अल्फा बीटा C/A, सॉरी C यानी कि यहां से क्या आएगा K, और K/2 इक्वल 1, और सॉल्व करने पर K की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी K की वैल्यू अगर 2 लेते हैं
तो आपका यहां से ये एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। मींस एक अगर 5 आएगा तो दूसरा 1/5 आएगा, एक अगर 3 आएगा तो दूसरा 1/3 आएगा। If alpha beta are the zeros of this polynomial, find the value of alpha plus beta and alpha beta। देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल दिया है 2y² प्लस 7y प्लस 5। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप दो चीजें पहले फाइंड करके रख लीजिएगा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a। तो -7/2 और ये आपका आ जाएगा 5/2। अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/2। नाउ कम टू द रिजल्टिंग पार्ट, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अल्फा प्लस बीटा -7/2 एंड अल्फा बीटा 5/2। टेकिंग 2 एज ए एलसीएम, -7 प्लस 5 -2/2, योर आंसर विल बी -1। -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस पॉलिनोमियल की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की अगर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो। आगे देखिए, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40। देखिए ये भी पिछले टॉपिक पर ही डिपेंड क्वेश्चन है। आप यहां से फिर से वो दो चीजें निकाल के रख लेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा जो -b/a यानी कि -6/1 मीन्स 6 आएगा, और अल्फा बीटा c/a मीन्स k/1 यानी कि k आएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40 दिया है स्टूडेंट्स। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं लगा सकते ना हम, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा अवेलेबल है। तो हम इसको सेटअप बनाने के लिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा जोड़ते हैं, 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा घटा देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि यहां से यहां तक क्या बन सके, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब आप वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहां पर 6 का आएगा स्क्वायर, या 2 इंटू के आएगा इक्वल 40। ये 36 माइनस 40 इक्वल 2k हो जाएगा। k इक्वल हो जाएगा माइनस का 4/2 और k की वैल्यू आ जाएगी -2। देख सकते हैं आप, यानी k के प्लेस पर अगर हम -2 रिप्लेस करते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देख सकते हैं। अब इस तरीके के जब स्टेटमेंट आते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको अलग से बता दूं, इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं तो कुछ हम लोग पहले से कैलकुलेटिव आइडेंटिटीज को याद रखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। जैसे जब भी अल्फा प्लस बीटा आता है तो इसकी जगह हम याद कर लें कि अल्फा स्क्वायर जब बीटा स्क्वायर आएगा तो हम इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा रिप्लेस करेंगे, कभी भी इस तरीके का रिजल्ट आता है तो ये अगर याद रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, तो हमारा थोड़ा समय बचेगा। अदरवाइज हम क्रिएट भी कर सकते हैं, मैंने तो क्रिएट करके आपको दिखाया है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली याद हो तो ज्यादा अच्छा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की, देन आप इस्तेमाल करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। जरूरत पड़ती है अल्फा माइनस बीटा की तो आप इस्तेमाल करेंगे स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। तो अगर कभी इनकी जरूरत पड़ती है तो आप यहां से डायरेक्टली भी लर्न का याद कर रखी हुई आइडेंटिटी को आप जल्दी से इस्तेमाल करने पर आप रिजल्ट तक जल्दी पहुंच पाएंगे। ओके, When polynomial is divisible by gx, we get remainder x plus 2 and quotient x plus 2 और remainder -1 gx निकालिए। ये एक्चुअली डिवीजन एल्गोरिथम पर डिपेंड क्वेश्चन है, जिसमें पॉलिनोमियल इक्वल यानी डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करते हैं। तो पॉलिनोमियल रहेगा, किससे डिवाइड करना है नहीं पता, क्वोशिएंट x प्लस 2 आया है और रिमाइंडर आया है -1, तो -1 को हम इस साइड भेजेंगे, पॉलिनोमियल +1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 इधर से आएगा तो +1 हो जाएगा, और ये आपका gx के साथ क्या बचेगा x प्लस 2। और अगर हमें gx की वैल्यू निकालनी है तो gx की वैल्यू निकालने के लिए पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 में 1 प्लस करेंगे और किसका डिवाइड करेंगे x प्लस 2 का। तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 का।
अब इसका डिवाइड भी कर लेते हैं, चलिए। x प्लस 2 का डिवाइड करने वाले हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में, स्टार्टिंग x से होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस करने पर 5x प्लस 10 बचेगा। अब यहाँ पर 5 ले लेंगे तो ये 5x प्लस 10 आएगा और सॉल्व करने पर रिमाइंडर 0, यानी कि सही आंसर क्या होगा, x प्लस 5। तो ध्यान रखिएगा इस डिवीजन एल्गोरिथम का, कभी भी इस तरीके से अगर पॉलिनोमियल मिसिंग में आता है कि एक पॉलिनोमियल दिया है, इसको किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया, क्वोशिएंट इतना आ रहा है, रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो क्या आएगा। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और अगर मुझे डिविडेंड चाहिए, सॉरी डिवाइजर चाहिए, तो इसके लिए हम डिविजर को निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉलिनोमियल माइनस रेडियस अपॉन क्वोशिएंट, इसको डिवाइड करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये रिपीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए स्टूडेंट, तो आप जनरली एक बात याद रखिएगा, वैसे तो इसका लॉन्ग मेथड भी है कि हम इस डिवाइड करके फाइंड आउट करें, लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। समझिए इस चीज को, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एटमोस्ट 3 जीरोज पॉसिबल होंगे, उसमें से 2 जीरोज हमें दिए गए, अल्फा दिया, अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया, और पता क्या करना है, गामा की वैल्यू निकालनी है कि गामा क्या होगा। अब स्टूडेंट नोटिस करिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला -b अपॉन ए, अल्फा के प्लेस पर √3, बीटा के प्लेस पर -√3, गामा नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है -4 अपॉन 1 आएगा। ओके, ये कैंसिल हो जाएंगे, गामा इक्वल क्या आ गया, 4। तो सबसे सही आंसर, सबसे सॉलिड तरीका आपका यही रहेगा कि अगर इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल आता है तो हम इस तरीके की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके उसको करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अब यहां भी हिट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, और अगर फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हम हिट कर सकते हैं। जैसे हमने सोचा पहले m ट्राई करते हैं, तो m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का m स्क्वायर माइनस का 3m, नहीं, इससे ये कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी ये प्लस हो गया, यानी कि जीरो नहीं आ रहा है, यानी कि m आंसर नहीं हो सकता, जिसको प्लेस करने से जीरो आए। फिर मैंने -m हिट किया, -m का स्क्वायर 3 इंटू -m स्क्वायर और माइनस का 3m, ये m स्क्वायर रहेगा प्लस का, ये माइनस के 3m हो गए, और सॉरी माइनस माइनस प्लस के हो गए, माइनस का m स्क्वायर और माइनस का 3m। अब देखिए दोनों ही कैंसिल हो गए, यानी रिजल्ट क्या आ गया, 0, इसलिए सही आंसर क्या होगा, -m। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं कि क्यूबिक, मैंने थोड़ा क्वेश्चन दिए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, लेकिन क्यूबिक के आने के चांसेस बहुत कम है, तो ये डिक्लेयर किया गया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक सीमित रहेगा पॉलिनोमियल का सिलेबस, लेकिन फिर भी मैंने 1-2 एग्जांपल इस तरीके की क्यूबिक पॉलिनोमियल के इसमें लिए बीच में, जिससे कि आपको ध्यान रहेगी किस तरीके से आंसर हमें निकाल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। आगे मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरफ। कई चीजें आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आएंगी, 1 बाय 1 मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट देन इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी। देखिए 2 कैटेगरी में इक्वेशंस को डिवाइड किया गया है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अच्छे समझिएगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में 2 कैटेगरी में आते हैं, यानी यूनिक सॉल्यूशन जिनके होते हैं और मैनी सॉल्यूशन जिनके होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दोनों को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में केवल एक कंडीशन आती है, वो है आपकी नो सॉल्यूशन की। अब आपको पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशंस के ग्राफ इंटरसेक्टिंग रिप्रेजेंटेशन होता है, और आपका मैनी सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट होता है। तो स्टूडेंट सही आंसर आपका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड। अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसाइड होंगी। नो सॉल्यूशन पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है और आपका इनकंसिस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन है अगला, ए पेयर ऑफ इक्वेशन हैव। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप बस एक काम करना कि x + 2y + 5 = 0
और 3x माइनस 6y, ये माइनस 3x है, और प्लस 1 इक्वल 0। ये आपके सामने दो इक्वेशन है और हमें डिसाइड करना है कि इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे। ठीक है, अब आप यहां से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 1 है तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 2 अपॉन 6, लेकिन ये भी क्या आ गई, -1 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 क्या आ गया, 5 अपॉन 1। ध्यान रखना दोनों c की वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, जैसा भी हो दोनों c की वैल्यू एक तरफ ही होनी चाहिए। अब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कंडीशन किसकी बनेगी, नो सॉल्यूशन की, क्योंकि ये आपका नो सॉल्यूशन को टर्म लाइन को शो कर रहा है। अगला है क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल 9 एंड y इक्वल b, x इक्वल a होगा यहाँ पर, स्टूडेंट थोड़ा मिस्टेक हुई है यहाँ पे, x इक्वल a होगा यहाँ पर, x इक्वल a एंड y इक्वल b, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट, x ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम इनका करेंगे तो जो x इक्वल a की लाइन है वो a से मूव करेगी, यानी कि मान लीजिए a पॉइंट है तो x इक्वल a की लाइन हो गई, और x इक्वल b की लाइन यहां से मूव करेगी, दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी, लेकिन ध्यान रखना होगा कि हमेशा कोऑर्डिनेट में a पहले आता है, मतलब x पहले आता है और y बाद में आता है, तो इंटरसेक्टिंग तो होंगी a, b पर। जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, आंसर वो भी इंटरसेक्टिंग का है, आंसर ये भी इंटरसेक्टिंग का है, लेकिन सही आंसर इंटरसेक्टिंग एट a, b होगा। तो इस चीज को देखकर चलिएगा कि कौन कैसे पॉइंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन है अगला, इफ द लाइन 3x प्लस 2ky इक्वल टू एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल 0 आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमारा काम पहली दो कंडीशन से ही चल जाएगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहां पर वैल्यू ऑफ k इक्वल टू में पूछा है, नॉट इक्वल टू में आंसर नहीं पूछा, इसलिए हम इन दोनों को कनेक्ट करके चलेंगे, यानी कि 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2k अपॉन 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 4k इक्वल 15 और k की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 4। देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपका सामने आता है तो कंडीशंस अगर आपको याद है नेचर ऑफ सॉल्यूशन की, तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। इस चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जो भी अलॉटेड टाइम है आपका, विद इन 1.5 मिनट 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। Come to the next question. The value of c for which of the following equation have infinitely many solution? तो अब ये भी आसान है, यहां पर आपका क्या बनने वाला है जरा नोटिस करिए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। अब आप यहां पर देखेंगे c अपॉन 6 इक्वल -1 अपॉन -2 एंड इक्वल 2 अपॉन 3। अब एक प्रॉब्लम यहां पर आप देख रहे होंगे, प्रॉब्लम ये है, यहां पर गलती मत करिएगा, इसमें भी ये गलती होने के चांस रहेंगे कि अगर आपने केवल इतना इतना पोर्शन लिया और आपने झट से आंसर निकाला c अपॉन 6 इक्वल 1 अपॉन 2 और c इक्वल 6 अपॉन 2 और आप आंसर 3 देकर चले आएंगे, जो कि गलत हो गया। 3 आंसर गलत हो गया। 3 आंसर क्यों गलत हो गया? क्योंकि क्या किया हम लोगों ने, हमने C1 अपॉन C2 को ऑब्जर्व ही नहीं किया, जबकि हमारी ड्यूटी बनती है हम C1 अपॉन C2 को भी ऑब्जर्व करें। जनरली सोचते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही होंगे, हम C की वैल्यू 3 ऊपर चले आए। स्टूडेंट नोटिस करिए, C की वैल्यू 3 आ गई, आई एग्री, C की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन 3 लगाने से भी तो हम इसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं बना पा रहे। रीजन समझिए। चलिए मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2, यानी ये भी 1 अपॉन 2 हो गया, ये भी 1 अपॉन 2 हो गया, नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3, यानी कि C के प्लेस पर कोई भी वैल्यू लगाने से बात नहीं बन रही है। C की जगह में 3 छोड़िए, 3 के अलावा भी कुछ और वैल्यू लगा लूं, फिर भी मैं इसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं बना पाऊंगा, तो आंसर क्या आएगा? नो वैल्यू। तो गलती मत करिएगा, जल्दबाजी में आप 3 को टिक करके चले आए तो यहां पर नो वैल्यू अवेलेबल है, पूरा ऑब्जर्व करिएगा। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है तो इट मस्ट बी satisfied in all conditions.
आगे देखिए क्वेश्चन है, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लाइन। एक शब्द देखिए बच्चों नया आया है आपके लिए, डिपेंडेंट लाइन। डिपेंडेंट लाइन क्या होती है? ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का ही कह सकते हैं, एक सिनोनियम है, अदर नेम है। तो डिपेंडेंट लाइन का मतलब भी यही होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो डिपेंडेंट लाइन का भी यही मीनिंग होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो अब आपको देखना है कि -5x 7y और 2 से कौन सी लाइन इनमें से अटैच हो रही है जो सेम रिजल्ट देगी। तो आप एक एक करके आजमाएंगे, जहां से आंसर सही आएगा वो आपका आंसर होगा। एक बात का ध्यान रखना, इसमें c की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें c की वैल्यू राइट हैंड साइड है। तो हमें इसको भी पहले सही सेटअप में लिखना चाहिए और हमें इसे -2 कर लेना चाहिए। ठीक है, अब जरा गौर करिए, c में माइनस का 2 है, यहां पर हर जगह c में क्या है, प्लस का 4 है, यानी c1 अपॉन c2 आपका माइनस का 1 अपॉन 2 आना ही आना है। माइनस का 1 अपॉन 2 आना है, तो 5 में अगर माइनस है तो यहां पर प्लस होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। आप कैसे चेक करेंगे? जब यहां माइनस है तो यहां प्लस होना चाहिए और यहां प्लस है तो यहां माइनस होना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी। आप सी के साथ अटैच करके देख लीजिए, हर बार -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 और -1 अपॉन 2 आएगा। आप देख लीजिए अटैच करके, सी के साथ अटैच करेंगे तो हर बार -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 आएगा। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और समझ लीजिए डिपेंडेंट लाइंस एक नया शब्द है आपके लिए। डिपेंडेंट लाइन का मतलब भी वही होगा जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का होता है। इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम अगर आती है स्टूडेंट्स, इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम को आप ऑप्शन से भी सुलझा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे सुलझा सकते हैं, जरा गौर करिएगा। द फादर इज 6 टाइम्स ओल्ड हिज सन। फादर अपने बेटे से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, 4 years later the age of father will be 4 times the son's age, the present age of father। अभी सन की भी एज प्रोवाइडेड होती तो आसान होता है ये ऑप्शन से सॉल्व करना। अकेले फादर की एज प्रोवाइड होने से ये ऑप्शन से सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप फादर की एज को x ले लेंगे, ठीक है, और सन की एज को ले लेंगे y। फादर की एज को x ले लिया, सन की एज को y ले लिया। पहली कंडीशन क्या बनी, फादर से एज इज 6 टाइम्स द एज ऑफ सन। फादर से एज इज 6 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो यहां से एक इक्वेशन हो गई x इक्वल 6y। 4 years later, 4 years later के लिए क्या करेंगे, फादर में भी 4 प्लस हो जाएंगे और सन में भी 4 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि 4 years later की बात हो रही है। The father's age will be 4 times the age of son। तो हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे सन की एज में, क्योंकि फादर will be 4 times the age of son। x इक्वल कितना है, 6y। यहाँ पे लगा दीजिए 6y प्लस 4 इक्वल 4y प्लस 16। ठीक है, लाई इधर 6y माइनस 4y, 16 माइनस 4 बचेगा, 2y इक्वल आपका 12 आएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। जो y है वो 6 आया है, 6 यानी कि सन की एज आई है, और फादर की एज कितनी निकालेंगे, इसका 6 टाइम्स करेंगे तो आपका आंसर होगा 36 इयर्स। आपका आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर होगा आपका 36 ईयर। करेक्ट स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो। जो भी है हम मान लेते हैं, चलिए इसमें डिटेल में करना पड़ेगा क्योंकि डबल आंसर होता तो जल्दी हो जाता। सिंगल कंबाइंड क्लास की स्ट्रेंथ दिए, रो और नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर अलग अलग होते तो ऑप्शन से भी आंसर सॉल्व हो सकता था। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, एक लाइन में बच्चों की संख्या x मान लेते हैं और नंबर ऑफ रो मान लेते हैं y। तो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ जो होंगे, टोटल नंबर जो होंगे वो होंगे आपके एक्स वाई, क्योंकि लाइनें x, हर लाइन में बाई बाई बच्चे लगे हैं तो आपका आ जाएगा एक्स वाई। अब देखिए, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यानी पहले एक लाइन में x होते हैं तो हम अगर 3 बच्चे ज्यादा खड़े करते हैं, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक लाइन कम बनेगी, लेकिन बच्चे तो एक्स वाई ही रहेंगे। x का y में करेंगे एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y, और ये -3 आएगा इक्वल एक्स वाई, और एक्स वाई से एक्स वाई सॉल्व हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल 3। ये पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस, अगर 3 बच्चे कम लगाएं, देयर वुड बी 2 रो मोर, तो 2 लाइनें ज्यादा बनती है। फिर भी स्टूडेंट उतने ही रहेंगे, ये एक्स वाई आएगा माइनस का ये प्लस का 2x माइनस का 3y,
और ये आपका आ जाएगा सामने -6 इक्वल एक्स वाई। एक्स वाई सॉल्व होगा, 2x माइनस 3y इक्वल 6, ये दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों को प्लस करते हैं तो ये आपका आएगा -x प्लस 3y इक्वल 3 और ये आएगा 2x माइनस 3y इक्वल 6। सॉल्व करेंगे, x इक्वल आएगा 9, x की वैल्यू अगर 9 हो तो हम कहीं भी रिप्लेस करके y की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। मैं आपको बता दूं y की वैल्यू 4 आएगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 36। ठीक है, ए पेयर ऑफ इक्वेशन विच हैज ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड, जिसके बीच में कॉमन पॉइंट होता है तो उन्हें क्या कहेंगे? ध्यान रखना, ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट, केवल एक कॉमन पॉइंट है, तो ऐसी लाइन को क्या कहेंगे? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम ऐसी लाइन को नन ऑफ दीज में लेकर जाएंगे क्योंकि कंसिस्टेंट पेयर में तो दोनों आ जाएंगे, कंसिस्टेंट पेयर में तो आपका इंटरसेक्टिंग भी हो जाएगा और कॉन्साइड लाइन भी हो जाएंगी। और कॉन्साइड में एक कॉमन पॉइंट नहीं होता, कॉन्साइड में तो आपके ढेर सारे कॉमन पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इनकंसिस्टेंट में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा और डिपेंडेंट पेयर का मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपका इसका आंसर सही होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस में ही केवल एक कॉमन पॉइंट होता है, ए पेयर ऑफ इक्वेशन विच हैज ए कॉमन पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग यहां पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर होगा। क्वेश्चन है AM इज नॉट इक्वल टू BL होगा, यहां पर गलती से ये लिखा है AM इज नॉट इक्वल टू BL, देन इक्वेशंस आर, देखिए स्टूडेंट, AX प्लस BY इक्वल C, LX प्लस MY इक्वल टू N। अगर हम यहां से कंपेयर करते हैं A अपॉन L इक्वल B अपॉन M के और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं AM इक्वल BL के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AM इज नॉट इक्वल टू BL, तो AM इज नॉट इक्वल टू BL, दैट मींस AM इज नॉट इक्वल टू BL का मतलब क्या हो गया? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसलिए सही आंसर कैसा होगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन है ये, क्योंकि इस गिवन कंडीशन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है द ग्राफिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन, यहां थोड़ा सही नहीं है शब्द, रिप्रेजेंटेशन होगा। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन y माइनस 5 इक्वल 0 कैसा होगा? तो y माइनस 5 यानी y इक्वल 5 और आप देख सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस y इक्वल 5 की लाइन कुछ इस तरीके से मूव करेगी। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि y इक्वल 5 यहां पर x मिसिंग है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी और एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, न कि किसी पॉइंट को। तो सही आंसर होगा लाइन y माइनस 5 इक्वल 0, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप यहां पर द इक्वेशन a x की पावर n प्लस b y की पावर n प्लस c रिप्रेजेंट ए लाइन। लाइन कब होगी स्टूडेंट? लाइन तभी बनती है जब डिग्री कितनी होती है? 1। किसकी डिग्री? x और y की जो मैक्सिमम पावर हो अगर 1 होती है तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी, अदरवाइज कर्व लाइन ग्राफ आएगा। तो n की वैल्यू इक्वल टू 1 होनी चाहिए तभी ये रिप्रेजेंट लाइन को करेगा। अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह 1 हो जाएगा और दोनों जगह 1 होगा तो फिर आपका एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे मूव करते हैं। तो ए पेयर ऑफ इक्वेशन में आप ज्यादातर देख रहे होंगे कि रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जुड़ी क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से दिमाग में रखिएगा। कई बार एरिया वगैरह भी पूछते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे किसी ने कहा कि 3x प्लस 4y इक्वल 12, इस लाइन और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में बनने वाले ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो हमेशा याद रखना, अगर हम x को हाइड करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी और y को हाइड करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, या इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो बेस हो गया इसका 4 और हाइट हो गई 3। एरिया अगर कोई मुझसे पूछता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूले से हम एरिया निकाल सकते हैं। और भी कई 2 लाइनें हो सकती हैं, उनसे भी रिलेटेड पूछ सकते हैं। कई बार पूछते हैं कि ax प्लस x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1 से रिलेटेड लाइन का एरिया बताइए। तो सिंपल सी बात है, ये x इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो x के a पर इंटरसेक्ट करेगी और y को b पर इंटरसेक्ट करेगी। तो बेस यहाँ पर a हो गया और हाइट b हो गई, तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 1/2 ab।
तो याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन में इन सारी चीजों को, बाकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आपको करनी चाहिए लीनियर इक्वेशन में जो कि आ सकती हैं आपके सामने। अब मूव करते हैं हम लोग ट्रायंगल की तरफ। ट्रायंगल में आपको बता दूं, ट्रायंगल में आपको ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल में जो है बीपीटी थ्योरम का यूज है, सिमिलरिटी कंडीशंस का यूज है, प्लस आपका पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। स्पेशली सिमिलरिटी में बहुत ध्यान रखना होगा कि सिमिलरिटी में हम कैसे ट्रायंगल्स के नेम को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं।